गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आज पर स्वागत है। आज 16 जून है, तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखेंगे डीसीए के सीरीज में। यह सीरीज आप लोगों के लिए यूजफुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसी, अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो न्यूज को देखते हैं, आज का कौन सा टॉपिक है जिसे हम लोग कवर करेंगे। पश्चिम एशिया का संकट, जैसा कि ईरान और इजराइल के बीच स्थिति बनी हुई है, उस बीच में पश्चिम एशिया, संपूर्ण पश्चिम एशिया और भारत की स्थिति क्या होगी, उसमें भारत को किन किन क्षेत्रों में सजग रहने की आवश्यकता है, उन सभी मुद्दों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। रुद्रास्त्र BTUL ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है, तो इससे संबंधित पीटी फैक्ट को देखेंगे। और एक रिपोर्ट आई है जिसमें आप लोग को जरूर यह पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। तो इससे संबंधित क्या है, पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट और इंटरव्यू फैक्ट, सभी टॉपिक को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति इसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिए आप सभी लोग, वहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट की जाती है, आपको PDF अवेलेबल कराया जाता है। और जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं युक्ति इस पर, तो आप वहाँ पर अपडेट किए जाते हैं। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। हमारी टीम मेहनत कर रही है लगातार, और भी चीज़ें हम लोग अपडेट करेंगे, तो आपके लिए ही, आपके लिए युक्ति आज बहुत सी चीज़ें लेकर आ रही है, तो सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी अब पेपर कटिंग उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप उसे ज़रूर वहाँ से कवर कर सकते हैं। इंस्टा पर हैं और फेसबुक पर हैं, तो हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारा जो करंट अफेयर सीरीज का जो प्रीमियम फ्यूचर है, आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। वो चीज़ें अपडेट कर रही, कार्य उस पर चालू है, तो हम जल्द जितना कोशिश हो उससे उतना ही जल्दी आप लोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। देखिए, एक सीरीज हमारी एक मेंटोर लेकर आई हुई है, यह सीरीज आप लोग जरूर देखिए। रीजन इसके पीछे है ना, यह कम समय में आपको बहुत सी चीज़ें देकर चला जाता है। क्रिप्स नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप इसे जरूर देखिए। इस सीरीज को जो GS रिमाइंडर के नाम से चल रहा है, अब इसका 5वां सीरीज एपिसोड आप लोग के सामने लाया गया है, तो आप उसे जरूर देखिए और उसका क्रिप्स नोट्स बनाइए। एग्जाम के अंतिम समय में यही क्रिप्स नोट्स आपको काम देगा। तो अभी 5वें एपिसोड में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साथ ही साथ PYQ भी उनके द्वारा सॉल्व कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है आप लोगों की क्लास में कि PYQ क्या आ रहा है। तो आप जरूर इसे क्या कीजिए, एक बार जरूर वॉच कीजिए और उससे संबंधित चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा पश्चिम एशिया का संकट और भारत। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये इजराइल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच क्या हुआ है, अभी हाल ही में ईरान के परमाणु नीति के संदर्भ में इजराइल का हमला हुआ है। रीजन उसके बीच है कि वह शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहता है, इजराइल शक्ति संतुलन को। जैसे ही यहाँ पर आपको परमाणु संपन्न देश होंगे, इस रीजन में असंतुलन की स्थिति होगी। साथ ही साथ इजराइल या इन जैसे देशों में डीप स्टेट काम कर रहा है, जिसमें आतंकवादी समूह भी आता है। तो आशंका है कि ये परमाणु हथियार उनके हाथ में न आ जाए। जैसे कि आपको इन जो डीप स्टेट संगठन है, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल हमले करने की क्षमता प्राप्त कर लिया है। तो यह दो राय भी नहीं है, इससे आप किनारा भी नहीं कर सकते हैं कि इन जो डीप स्टेट इन देशों में है, ईरान में हम बात कर लें या अफगानिस्तान में बात कर ले, या इस प्रकार के कोई भी कंट्रीज जहां पर डीप स्टेट के तौर पर आतंकवादी संगठन काम कर रही है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता विकसित कर लिया है, तो या प्राप्त कर लिया है, तो परमाणु हथियारों को प्राप्त करने के लिए वो अपना एड़ी चोटी का बल नहीं लगाएगा। अगर ऐसा 1% में मान के चले, अगर ऐसा स्थिति हो जाता है कि इन डीप स्टेट के पास ये परमाणु हथियार पहुंच जाए, तो सोच के देखिएगा विश्व की कैसी स्थिति बनेगी। तो इसी डर से, इसी भय से या इसी शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए इजराइल पहले ही अपने इस मंशा को जाहिर कर दिया है। और अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु को लेकर समझौते होने थे, नहीं हो पा रहे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी था। उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, डीप चीज़ें समझ में आ जाएगी। कुल मिलाकर बात है कि जब इस प्रकार की घटना कुछ भी होती है, वो इजराइल के साथ हो, सीरिया के साथ हो, इजराइल का जॉर्डन के साथ हो, इराक के साथ हो, तुर्की के साथ हो, या सऊदी अरब के साथ,
या ईरान के साथ, ऐसे किसी भी देश के साथ कभी भी खाड़ी युद्ध से लेकर वर्तमान की हम बात करें तो सबसे ज्यादा पश्चिम एशिया जैसे ही प्रभावित होगी, तो जैसे ही इस रूट से आने वाली और इस रूट से आने वाले जो रसद का सामान है या ऊर्जा का सामान है, ऊर्जा प्रोडक्ट्स हैं, वो पूर्वी एशिया के देशों के लिए बाधा का कारण बन जाती है। यहाँ पर मूल्य वृद्धि हो जाता है, आयात मूल्य। तो यह कहीं ना कहीं हम बात सीधा करें, ये आम आदमी को प्रभावित करना शुरू कर देता है। और यही मामला अभी वर्तमान में आपको दिखेगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश है, तो जितना आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का किया हुआ सारे पश्चिम एशिया के देश है। तो देशों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न पूछता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है इजराइल के सीमावर्ती देश कौन कौन से, इराक के कौन कौन से, ईरान अभी ये चर्चा में है तो पूछ सकता है ईरान के सटे पूर्वी देश कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आपसे प्रश्न पूछ सकता है पश्चिमी देश कौन कौन सा है, तो आपसे प्रश्न इराक और तुर्की आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। या उत्तरी देश पूछेगा तो आपको इधर से आपको देशों का नाम बताना होगा। ईरान से कौन कौन से खाड़ी, कौन कौन से स्ट्रीट जुड़ते हैं, तो आपको यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इस मैप को अच्छे से देखना है, इसका अभ्यास करना है। चलिए आते हैं टॉपिक पर आते हैं। तो दुनिया की वैश्विक संघर्ष का मूल कारण आप जान रहे होंगे, इजराइल और ईरान के बीच जो चर्चा का विषय है, जो युद्ध की स्थिति बनी उसमें आपको दुनिया वैश्विक संघर्ष की ओर ढकेल दिया है। अब इजराइल अपनी पूरी क्षमता से इसे रोकने का प्रयास करेगा, परमाणु उसका जो मिशन है उसको, और बहुत हद तक वो रोक भी रहा है। अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसमें केवल इजराइल और ईरान ही शामिल नहीं होगा, ये पूरा कित्ता आपको शामिल हो जाएगा पश्चिम एशिया का, क्योंकि सभी के अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका, रूस और चीन जो है, जो वैश्विक रूप से मजबूत देश है, वो उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी देखने को मिलेगी या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देखने को मिलेगी। इस तरीके से क्या होगा, लंबे समय तक चलता है तो कुल मिलाकर बात होगा कि यह आर्थिक रूप से नुकसान कितना पहुंचाएगा, इसके घातक परिणाम कितने होंगे, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कुल मिलाकर आशंका यह बताई जा रही है, अगर वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर ही चले तो यह पश्चिम एशिया के साथ साथ पूर्वी एशिया को प्रभावित करेगा। पूरा संपूर्ण जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको प्रभावित करने का यह मामला रखता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष तो दिखता है पर इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिखेगा। तो आपके दिमाग में ये सब बातें होनी चाहिए। तो वैश्विक आयाम और इसके संभावित नतीजों को भी आप तैयार रहिए इसके लिए। वैश्विक स्तर पर इसके परिणाम आपको सामने दिखेंगे, वो रक्षा के क्षेत्र में हो या जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो या आर्थिक इकोनॉमिकल हो या किसी प्रकार गुड्स एंड सर्विस की बात हम कर ले उसके मुद्दे पर हो, यह प्रभाव आपको दिखने को मिलेगा। अब अगर हम ईरान की बात कर ले तो ध्यान रखिए, ईरान है ना, ईरान इस्लामी गणराज्य पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ इसे 1935 में पर्सिया के नाम से जाना जाता था। 1935 से पहले पर्शियन कल्चर के तौर पर हम जानते हैं इसका साम्राज्य हुआ करता था। कभी समय मिलेगा तो विश्व के संपूर्ण साम्राज्यों के बारे में अलग से मैं जानकारी आप सभी लोग को दूंगा। फिलहाल हम इसकी राजधानी हम देखें तो तेहरान इसकी राजधानी है। देश की पश्चिम में इराक और तुर्की है। देखिए, पूर्व और पश्चिम में इराक और तुर्की की बात हो रही है। उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया, देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया। और उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है। तो यह थोड़ा सा इसका जियो पॉलिटिक्स देख लीजिएगा, स्ट्रेटेजिकल स्थिति क्या इसकी है, इसकी भू स्थिति क्या है, इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब पूछ देगा पर्शियन गल्फ से कौन कौन से देश जुड़े हुए, तो आपको पर्शियन गल्फ से सभी देशों का नाम याद होना चाहिए। और ये बार बार हम लोग चर्चा करते भी है, डीसीए में हम चर्चा करते, पहले उससे पहले डीएनए चलता था उसमें चर्चा करते हैं। तो आपको यह सब अपने लेवल पर भी याद करने की आवश्यकता है। जितने भी सी हैं, गल्फ हैं, आपको उसकी देशों उससे घिरे देशों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र कभी फारसी बहुल ईरान दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक था। हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो साइरस महान हखामनी साम्राज्य की स्थापना, जो इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता था, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को परास्त किया था। तो सिकंदर से जुड़ा यह इतिहास रखता है, हखामनी साम्राज्य से जुड़ा हुआ यह इतिहास रखता है। तो इतिहास कल्चर के तौर पर यह बहुत ही संपन्न साम्राज्य रहा करता था।
पर समय परिस्थिति के अनुसार स्थितियां बदलती है। नए नए जो जनरेशन होते हैं अपनी पुरानी जनरेशन के कितनी सभ्यताओं को कितना अग्रसर लेकर जाते हैं, यह समय और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो वर्तमान में कुल मिलाकर हम बात करें तो ईरान इस रूप से पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है, जहां पर वो परमाणु संपन्न देश होना चाहता है। अब इसके वर्तमान राष्ट्रपति है मसूद पेजेशिकियान, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ है। तो ये सब अपडेट याद रखिएगा, ठीक ना, ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी के संदर्भ में। तो जब हम सीधा हमला नहीं करता है, ईरान प्रॉक्सी वार का विश्वास करता है। इजराइल का ऐसा बोलना भी है और मानना भी है। ईरान सीधा हमला नहीं करता है, बहुत ही कम हमला करे, उसकी बनस्पत क्या करेगा, प्रॉक्सी वार पर भरोसा करता है ईरान। इसके पास हाउती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी समूह है और यह इजराइल को कई मोर्चों पर घेर सकते हैं। यह आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम डीप स्टेट भी कह देते हैं कभी कभी। डीप स्टेट का ईरान का डीप स्टेट यह है। अब ध्यान रखिए 7 अक्टूबर 2024 को जो इजराइल पर सैन्य अभियान चलाकर हमास और हिजबुल्लाह ने काफी कमजोर किया, उसके बाद स्थितियां बदली। इजराइल इसका बदला लिए जा रहा है, वो फिलिस्तीन के मामले में हो या इन सब क्षेत्रों को। तो हाउती अब इजराइल में, ध्यान रखिएगा, हाउती जो है जो एक ईरान में एक आतंकवादी संगठन के तौर पर काम करता है। ध्यान रखिए हाउती के पास इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला करने की क्षमता रखता है और यही सबसे बड़ा कंसर्न है परमाणु जो हथियार है उसके लिए इजराइल का। ध्यान रखिएगा क्यों, अगर ये हथियार इसके पास, इस जैसे डीप स्टेट संगठनों के पास पहुंच जाता है, जो मंशा ही यही रखता है कि किसी देश पर हम मारकाट और खूनी संघर्ष करें। आप याद कीजिए वो दिन, आईएसआई का दिन याद कीजिए, जब दौर चल रहा था आज से 5-6 साल पहले, लाइव बना के फुटेज बना के लोगों का गला काट रहा था और उसमें वो रिवेंज ले रहा था। तो ये समझिए इस प्रकार के जो संगठन है उसका मकसद यही होता है, खूनी संघर्ष करना, लोगों को डर भय करना और विश्व का पॉलिटिक्स को प्रभावित करना और साथ ही साथ अपने लिए एक बाजार क्रिएट करना। ये सब एक टर्मोलॉजी है। अब ध्यान रखिएगा वहीं इजराइल सटीक और हार्ड टेक हमले करने में भी सक्षम है। हाल में ईरान के परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक घातक हमला किया, इजराइल में अपनी क्षमता साबित किया, कुछ वैज्ञानिकों को भी उनके द्वारा मार दिया गया। तो ये सब अपना एक प्रॉक्सी वार का एक कॉन्सेप्ट है। अब वही जो हमरूज जल डमरू है, तेल की आपूर्ति, देखिए एक हमरूज यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें जो इसका उत्तरी है, ध्यान रखिएगा, जो संकरा हिस्सा 33 किलोमीटर चौड़ा ये है, ये जो आपको चिकन नेक जैसे हमारा है ना, वैसे ही यहाँ पे एक 33 किलोमीटर चौड़ा एक सकरा रास्ता है। यह उत्तरी हिस्सा जो इसका है, ऊपर का जो हिस्सा है इसे ईरान कंट्रोल करता है, नीचे का जो हिस्सा है उसे क्या करता है, दक्षिणी इसका हिस्सा जो है ओमान और यूएई कंट्रोल करता है, यूएई और ओमान। ध्यान रखिएगा अगर ईरान इस क्षेत्र में इस युद्ध के बाद, इस स्थिति के बाद उसके सैनिक वहां मौजूद रहते हैं, अगर कंट्रोल कर लेता है, तो आपको ध्यान रखिएगा यहाँ से सऊदी अरब से होने वाला व्यापार, इराक से होने वाला व्यापार, या खुद हम बात करें जो पर्सियन गल्फ से होने वाला व्यापार जो भारत जैसे देशों में आता है या एशिया के देशों में आता है, वो प्रभावित होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है इसी रास्ते से। तो समझ के देखिएगा अगर विश्व का 20% कच्चा तेल यहाँ से गुजर रहा है और यह प्रभावित होता है, तो सीधा क्या होगा, आयात मूल्य प्रभावित होगा। आयात मूल्य मान लीजिए अभी हम कितना 120 पे डॉलर बैरल क्या कर रहे हैं, डॉलर बैरल ले रहे हैं कच्चा तेल यार, यही प्रभावित हो गया तो ये सीधे 140 आता है, 150 आता है। तो हमें अतिरिक्त रुपया देना पड़ेगा, अतिरिक्त रुपये देने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा रिजर्व जो हमारा डॉलर है, एसडीआर है, जो रिजर्व रखता है कोई देश अपने वैश्विक व्यापार के लिए, डॉलर अधिक पूर्ति करना पड़ेगा। तो हमारे पास रिजर्व जो कमी है, जो 640 से 650 670 हमारा बिलियन अधिक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, घरेलू जो है, घरेलू बाजार भी प्रभावित होगा। अब मान लीजिए तेल ही महंगा आएगा तो हमारे मार्केट में भी महंगा आएगा। अभी 100 रुपये मान लीजिए 105 रुपये पेट्रोल चल रहा है, तो उसके आने वाले समय में लंबा घिसता है तो हमारा आयात निर्यात तेल प्रभावित होगा, तो हमारा वही पेट्रोल का दाम क्या होगा, 110 120 25 हो जाएगा। तो ये सीधे आम व्यक्ति के जेब को
क्या करता है, काटता है। तो यह कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं जो सीधे ऊर्जा से जुड़ी हुई है और आम लोगों को प्रभावित करता है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है सरकार के लिए, किसी देश के सरकार के लिए। ऐसा नहीं केवल भारत को प्रॉब्लम होगा, जिन जिन देशों में यह 20% कच्चा तेल जाता है उन देशों की बात हो रही, सभी देशों के लिए यह स्थिति खराब बना देगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस इलाके में ईरानी सेना की भारी मौजूदगी है। जहां पर हम उत्तरी हिस्से की बात करें, जहां ईरान कंट्रोल करता है ढामरू जल डमरू को, जो पर्सियन गल्फ को और अरेबियन सी को जोड़ता है, उस गल्फ की हम बात करें, उस स्ट्रीट की बात हो रही है। यह पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा देगा। यह क्षेत्र भारत को 2/3 से अधिक तेल आयात, आधे से अधिक लिक्विडफाइड नेचुरल गैस जिसे LNG कहते हैं का आयात इसी रूट से होता। तो सोच के देखिए, भारत की ऊर्जा दक्षता भी प्रभावित हो जाएगी कहीं ना कहीं। उसकी जो डिमांड है उस सप्लाई को प्रभावित कर देगा। डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा, और मूल्य बढ़ेगा सीधे हमारे और आपकी जेब को हल्का करेगा। तो ये सब चीजें याद रखना है। अगर यह रूट बाधित होता है तो तेल आयात का लागत बढ़ जाएगा, सीधा सीधा पैसा बढ़ेगा, लोगों को आपूर्ति अधिक देनी पड़ेगी। अब महंगाई बढ़ने का खतरा क्या है? अगर मान लीजिए एक फर्म है JP मॉर्गन ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, जिसे हम लोग का तौर पर जानते हैं, उसने चेताया है कि ईरान और इजराइल का संघर्ष तेज होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेल कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है। तो ध्यान रखिए, अभी मान लीजिए अभी जो वर्तमान में प्रति बैरल डॉलर के मूल्य है, अगर वो स्थिर नहीं रहेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों को अधिक पैसा देना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में भारत में महंगाई का चालू खाता घाटा भी बढ़ने लगा, क्योंकि सीधा जुड़ा होता है चालू खाता घाटा वर्तमान में खर्च किए जाने वाले कुल महंगाई दरों में जो हम अतिरिक्त पूर्ति कर रहे हैं। अब तेल कीमतें बढ़ने से लोगों और कंपनियों के बजट भी बिगड़ सकता है, लोगों के जरूरी खर्च बढ़ जाएंगे, दूसरे खर्च में कटौती करनी पड़ी, मजबूरी हो जाएगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था को झटका होगा। यही आप लोगों को ध्यान रखना। राउंड जो आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि राउंड में अगर कोई चीज़ प्रभावित होता है तो कैसे दूसरे को प्रभावित करता है। तेल आयात बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा, डॉलर मूल्य बढ़ेगा तो घरेलू में आपूर्ति कम होगी। आपूर्ति कम होगी तो इसके दो तरीके होंगे, हमें या तो तेल महंगे खरीद के देने होंगे बाजार को, या तो हमको क्या करना होगा, मूल्य ही बढ़ा देना होगा तेल का, ताकि लोग खपत कम पर कर पाए। और दोनों स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता के पैसे से उपभोक्ता के जेब से पैसे निकलेंगे, अर्थात रुपया निकलेगा। उसे क्या करना, अपनी जरूरी चीज़ें जो है उसको कटौती करनी पड़ेगी, अन जरूरी चीज़ें, क्योंकि ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है ना कि आप आना जाना छोड़ नहीं सकते हैं। वस्तुओं की सेवा आपूर्ति करना है तो उसके लिए हम रोडवेज कनेक्टिविटी पर अधिक बल दिए हुए, तो वहाँ भी आपको इसकी खपत होगी। तो इस तरीके से सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? अब भारत की चिंता क्या है इस बात को लेकर, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पश्चिम एशिया में भारतीयों की संख्या की बात करें तो तुर्की में 3000, लेबनान 4000, ईरान में 4000, 6500, जॉर्डन में, इराक में 25,000, इसराइल में 26,000, बहरीन में 3.4 लाख, ओमान में 6.59 लाख, कतर में 8.3 लाख, कुवैत में 10 लाख और सऊदी अरब में 27 लाख और UAE में 35 लाख क्या रहते हैं, भारतीय रहते हैं। तो पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या है, भारतीय रहते हैं। अगर ईरान की बात करें केवल तो यहाँ पर 4000 भारतीय रहते हैं। तो किसी रूप से प्रभावित होगा तो पूरा कनुबा प्रभावित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा जो प्रवासी भारतीय है वो भी उसके हित प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता है तो भारत में चिंता की बात होती है। इजराइल और ईरान दोनों भारत के अच्छे संबंध रखता है। वहीं इजराइल के साथ भारत हमारा करीबी रक्षा सहयोग करता है। इजराइल के साथ हमारा क्या है, रक्षा समझौता अच्छा है। वहीं ईरान के साथ हम रणनीतिक तौर पर, क्योंकि हम याद होगा आप लोगों को ग्वादर पोर्ट याद रखना चाहिए, हम यह तभी संभव कर पाए जब ईरान के साथ हमारे राजनीतिक संबंध, जियो पॉलिटिक्स बेहतर थे, जिसके माध्यम से हम ग्वादर का एक बेनिफिशियरी ले पाए थे। हमें अफगानिस्तान जाना था, अफगानिस्तान से होकर मिडिल ईस्ट जाना था, तो यहाँ मध्य एशिया के क्षेत्र में जाना था। तो ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया क्षेत्र का यह प्रवेश द्वार हमारा बना था चाहबार बंदरगाह, और ईरान के द्वारा जो हमारे राजनीतिक संबंध उसी आधार पर तय हो सकते थे जिस पर हमने काम कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इजराइल हमारे
रक्षा समझौते के तौर पर हमारा महत्वपूर्ण देश है, और ईरान हमारा क्या है, राजनीतिक संबंध के हितों के संदर्भ में एक अच्छा देश है। दोनों के हमारे 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 हित जुड़े हुए। तो आपको हमें यह समझना होगा कि अब भारत को ना चेक एंड बैलेंस की थ्योरी अपनानी, चेक एंड बैलेंस, अब ध्यान रखिए, संतुलन की स्थिति बनानी होगी। अब उसे न तो इजराइल को छोड़ने की स्थिति में होगी, न ईरान को, क्योंकि दोनों के हित अपने अपने जगह अपने अपने महत्व के रखते हैं। इसलिए भारत वेट एंड वॉच करेगा, ध्यान रखिएगा, वेट एंड वॉच करेगा इस मामले में। और भारतीय कूटनीति का यही सबसे बड़ा हथियार है, वेट एंड वॉच करते रहता है, लास्ट समय में अपनी बातों को रखता है। जब मामला सलट जाएगा तो अपनी बातों को वो रखेगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में निंदा प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ हो रहा था, तो भारत उसमें भाग लिया है। पर ये ध्यान रखिए, भारत का अपना कूटनीतिक संबंध है, इस पर इजराइल को भी भरोसा है, ईरान को भी, क्योंकि भारत के मामले में दोनों देश ये कंसर्न रखते हैं कि भारत अपने न लोकतांत्रिक मूल्य के संदर्भ में, या जो उसका वैश्विक आइडियोलॉजी है उसी के संदर्भ में वो समर्थन देगा। और भारत का समर्थन का अर्थ है कि भारत का लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समर्थन होना। तो यह भी एक मामला रखेगा, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर भारत की चिंता एक यह भी है कि हाल ही में याद होगा G20 को लेकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC की जो बात हुई थी, जिसमें हम 3 तरीके से, इंडिया से हम जाएंगे, फिर उसके बाद UAE जाएंगे, रियाद जाएंगे, उसके बाद इजराइल के बाद पर्सियन जाएंगे, ग्रीक हम बात करते हैं, पेरिसिनियन। तो ध्यान रखिए, इन सारे देशों में जो हम नए कॉरिडोर बनाने, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, उसके कार्य को प्रभावित करेगा। तो यहां ध्यान रखना है, यह केवल युद्ध का मामला नहीं है, भारत के वैश्विक संपर्क को जोड़ने वाले जो कॉरिडोर है उसको भी प्रभावित करेगा। तो भारत के केवल यहाँ ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित नहीं कर रहा है, इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव इन क्षेत्रों पर ही पड़ेगा, इन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, और इन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता, भारत को सजग रह के वेट एंड वॉच की स्थिति कायम रखने की आवश्यकता होती है। तो ये सिर्फ सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? फिलिस्तीन पर नियंत्रण, ईरान पर परमाणु कार्यक्रम और इसके सैन्य विस्तार, अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता में विफलता। तो आप यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर देने की आवश्यकता आपको है। आपको लगेगा 1 से 2 उत्तर ज्यादा सही है, पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना सबसे उपयुक्त उत्तर इसका कौन सा सही होगा आपको देना है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, इजराइल और ईरान संघर्ष का भारत संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? भारत पर संभावित प्रभाव, तेल आपूर्ति और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि होगी, भारतीय प्रवासियों सुरक्षा खतरा होगा, पश्चिम एशिया में व्यापार अस्थिरता होगी, भारत की सामरिक निष्पक्षता का प्रश्न होगा। केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 3 4, उपयुक्त सभी, या सभी सही हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ सबसे उपयुक्त उत्तर ढूंढना आप लोगों को, खासकर यह ध्यान बात रखनी है आप लोगों को, सबसे उपयुक्त उत्तर इसका क्या होगा? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा आप लोग सभी के उत्तर का। दूसरा टॉपिक है, रुद्रास VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना का रुद्रास जो है एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जिसे VTOL मानव रहित हवाई वाहन, इसे ड्रोन कहा जाता, सफल परीक्षण पूरा किया गया। यह उन्नत ड्रोन गहराई तक स्ट्राइक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया। इसे सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड SDAL के द्वारा विकसित किया गया। रुद्रास की सफलता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए क्या है, अहम कदम मानी जा रही है। कुल मिलाकर बात करिए, यह जो ड्रोन है वो वर्टिकल टैक लेगा, अर्थात सीधा टैक लेगा, और ऑफ लैंडिंग भी कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम एक नए प्रकार के, क्योंकि आप लोग देखते होंगे ड्रोन आपको क्या होता है, पहले यहाँ पर अगर ड्रोन है तो पहले वो 1 डिग्री पर उड़ान भरेगा, उसके बाद वो चीजें आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे एक नई टेक्निक के साथ भारत स्वदेशी मिशन को कंप्लीट किया है। रुद्रास VTOL ड्रोन की मुख्य विशेषता क्या? कुल रेंज इसका 170 किलोमीटर, जिसमें ध्यान रखिएगा लाइट रिंग समय भी शामिल है। अब है उड़ान का समय 1.5 घंटे तक लगता है, उड़ सकता है। वारहेड इसका है एयर बेस्ड गोला बारूद से सुसज्जित होता है। एंटी पर्सनल अर्थात मानव लक्ष्य हमलों में प्रभावी होता है। ये आपको याद रखना। भारत के पास वर्तमान ड्रोन तकनीक जो है के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है। रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, निगरानी, डिलीवरी, स्मार्ट सिटी निगरानी जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ा। केवल सैन्य क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग नहीं हो रहा है, तो ड्रोन का उपयोग
अनंत क्षेत्रों में हो रहा है। इसी को लेकर ध्यान रखिए, भारत में ड्रोन तकनीक की वर्तमान स्थिति में स्वदेशी विकसित कौन कौन से हैं, तो डीआरडीओ के द्वारा आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसकी स्थापना कब हुआ है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। थोड़ा सा सर्च कीजिए आप लोग, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ये सब चीज़ें सीख जाइएगा आप लोग, ये सब जुबान पर आने लगेगा, तुरंत आप आंसर दे के आइएगा और यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है। डीआरडीओ के द्वारा आपको ड्रोन विकसित किए जिसमें रुस्तम है, निशांत है और तपस BH-201 है, याद रखिएगा। इस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल जिसे हम लोग कहते हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे बेल कहते हैं, जैसे सार्वजनिक उपकरण भी ड्रोन निर्माण में लगी हुई है। वहीं निजी क्षेत्र की भागीदारी कई स्टार्टअप है, जैसे हम आइडियाज फॉरगर, गुद्रा एरोस्पेस, ध्यान रखिएगा, बोट लैब, तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो ड्रोन का निर्माण कर रही है, AI आधारित समाधान हमें दे रही है। तो इस तरीके से हमें ड्रोन और भी तकनीक विकसित हो रहा है। हम जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियां डिलीवरी ड्रोन का परीक्षण कर चुकी है, वो आने समय में डिलीवरी ड्रोन से क्या करेगी, आपको डिलीवरी देगी। तो इस तरीके से ड्रोन क्षेत्र और भी विकसित होगा। मिलिट्री ड्रोन्स में ध्यान रखिएगा, भारत हेरोन UAV इजराइल निर्मित का उपयोग करता है। MQ-9 रेपियर ड्रोन USA खरीदने की प्रक्रिया जारी है। वही स्वान जो डोनर है टेक्नोलॉजी पर भी सेना कार्य कर रही है। तो इस तरीके से हम नए नए विकल्प तलाश रहे हैं जिसके आधार पर ड्रोन तकनीक को हम प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर है। इसी के साथ साथ नीतियां और पहल क्या है, तो ड्रोन नीति 2021 काम कर रही है हमारे यहाँ, ध्यान रखिएगा। ड्रोन रूल्स 2021 लाइसेंस प्रणाली को सरल करती है, नो फ्लाइंग जोन और ग्रीन जोन को स्पष्टता तय करती है, जिसके आधार पर आप अगर कोई फिल्म शूटिंग करना चाहता है, कोई अपना शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता है, उसके लिए अलग क्षेत्र है, पर नो फ्लाइंग जोन को स्पष्ट रूप से अलग किया गया जहां पर संवेदनशील क्षेत्र है। तो इस तरीके से क्या नीतियां बनाई गई, एक नागरिक उपयोग के लिए, एक सैनिक उपयोग के लिए, रक्षा उपयोग के लिए, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। PLI स्कीम भी है आप इसके लिए, आप प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव लेगा, 120 करोड़ रुपए का योजना लागू की गई थी जिससे ड्रोन निर्माण में बढ़ावा, ये लगातार धीरे धीरे और भी बढ़ रहा। शुरुआती दौर ये आंकड़े दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जिसमें DGCA के द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल के ड्रोन उड़ानों को नियंत्रित किया जाता है। DGI वही जो हमारा विमानन प्राधिकरण है उसके द्वारा जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप और हम अपना ड्रोन उड़ाते हैं, जिसको नियंत्रित DGCA के द्वारा किया, रूट तय किए जाते हैं उसके लिए। तो ये सब याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन है, रुद्राक्ष हाल ही में समाचारों पत्रों में था, किससे संबंधित था, तो किसके लिए, एक नई मिसाइल प्रणाली के लिए है, भारत के स्वदेशी BTOL ड्रोन के लिए है, भारतीय सेना का रोबोटिक्स टैंक है, अंतरिक्ष में छोड़ा गया उपग्रह है। अब देखिएगा, आज ये प्रश्न देना उत्तर आसान होगा, आज अगर आप उसका उत्तर देते बहुत आसान है, पर यही प्रश्न अगर एक से 2 महीना बाद दीजिएगा, पूछ देगा रुद्राक्ष क्या है हाल के समाचारों में, तो फंस जाइएगा। इसलिए अच्छे से प्रश्नों का अभ्यास करके जाइएगा। क्लियर है। इस तरीके से प्रश्नों का अभ्यास बहुत आवश्यक हो जाता है। वहीं हम रुद्राक्ष ड्रोन की प्रमुख विशेषताओं में कौन कौन से शामिल हैं या है, तो ध्यान रखिएगा। पहला है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, अर्थात BTOL क्षमता है, लंबी दूरी तक मिशन संचालन, मानव रहित हवाई मिशन है, केवल समुद्री निगरानी के लिए सीमित किया गया है। तो इसका उत्तर आप लोग बहुत आसानी से क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन 2 है 2 4, ऑप्शन 3 है 1 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। थोड़ा सा एलिमिनेट कीजिएगा, किसी ट्रिक के माध्यम से इसे एलिमिनेट करके उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है। तो कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिएगा। 5वां प्रश्न है, रुद्राक्ष ड्रोन का विकास किसके द्वारा किया गया या किस संस्था के द्वारा किया गया, ये भी पूछ सकता है। तो DRDO है, हाल है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है और भेल है। तो आपको याद रखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी अगर दे सकता है तो याद रखिएगा NRT भी दे सकता है या NSRT भी दे सकता है। तो याद रखिएगा दोनों शॉर्ट फॉर्म, तो इस तरीके से याद रखना आप लोगों को है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्टेट एंड ट्रेड्स जो ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट है जिसमें यह बातें की जा रही है कि दुनिया के अधिकांश देश अब कार्बन मूल्य नियंत्रण निर्धारण तंत्र जिसे कार्बन प्राइसिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है को अपना रहे हैं। भारत में उसमें शामिल है, ब्राजील भी, तुर्की भी इस पर काम कर रहा है। तो मूल्य निर्धारण ढांचे को विकसित कर रहा है। यह तंत्र अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद तथा GDP के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करते हैं और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस जो GHG है उत्सर्जन के लिए 28% की सीमा में आ गई है। तो इस तरीके से क्या एक नया इनिशिएटिव लिया गया था कुछ वर्ष पहले, जिसका परिणाम अब हमें दिख रहा है। इसका सरकारें
क्या है, सजग हो रही है और इसके लिए नियम कानून बनाकर काम करना चाह रही है। तो इसके लिए ध्यान रखें, कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र होता क्या है, सबसे पहले तो इसे आप लोग जानिए। ये एक ऐसी प्रणाली है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मौद्रिक मूल्य निर्धारित करता है, जिससे व्यवसायों को कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने में प्रोत्साहित करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं, तुम कितना बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाओगे जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, उसके लिए तुमको क्या अतिरिक्त रूप से आपको टैक्स छूट दी जाएगी, जिसमें दो मुख्य टैक्स रूप आते हैं, जिसमें हम कार्बन कर और कैप एंड ट्रेड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बन कर की बात करें या कार्बन टैक्स की बात करें, यह एक प्रकार का कर है, टैक्स है, जो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। तो यह टैक्स में आपको छूट दे दी जाएगी अगर नवीन प्रौद्योगिकी अगर अपनाते हैं, जिसके माध्यम से अगर कम उत्सर्जन कर रहे हैं CO2 का या ग्रीन हाउस गैसों को, तो कार्बन टैक्स आपको कम लगेगा। अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको अधिक देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है ना, R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न फर्मों के बीच, कि हम कार्बन उत्सर्जन कम कितना कर पाए जिससे हमें कार्बन छूट मिलेगा, या हम पर अतिरिक्त कर नहीं लगेगा तो हमें सीधे पैसे बचेंगे। दूसरा है कैप एंड ट्रेड। यह प्रणाली यह है जो उत्सर्जन के कुल मात्रा पर सीमा निर्धारित करती है, अर्थात जो कुल मात्रा उत्सर्जन की कुल मात्रा, उसमें कंपनियों को उत्सर्जन परमिट का व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। यह है कि आपको ध्यान रखें, कुल सीमा निर्धारित कर दे, कैप एंड ट्रेड के माध्यम से व्यापार पर ही आपको लगा दिया जाएगा। इस तरह की छूट पाना चाहते तो आप नवीन प्रौद्योगिकियों को लाइए जिसमें CO2 या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सके, तो आप इन छूटों को प्राप्त कर सके। तो यह विश्व के 28% GDP को है ना, उसके प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो यह बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है। धीरे धीरे इसको भारत, तुर्की, ब्राजील जैसे देश भी अपना रहे हैं, तो ताकि और भी देश के द्वारा जो अपनाए गए हैं, कुल मिलाकर हम बात करें इसकी, तो ध्यान रखिएगा अभी तक हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 43 कार्बन टैक्स और 37 ETS दुनिया भर में कार्यरत है। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के संगठनों का सहयोग मिल रहा है। अगर हम कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र प्रकार और कार्य प्रणाली को देखें तो यहाँ पर ध्यान रखें 3 प्रकार के कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्रों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें जो इमिशन ट्रेड का सिस्टम है ETS, इसमें सरकारें उत्सर्जन एक सीमा तक तय करती है, कंपनियां निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन कर यदि अतिरिक्त क्रेडिट बचाती है तो उसे अन्य कंपनियों में बेच सकती है। तो क्रेडिट बेच लेन देन का भी काम करता है, ये सरकारें अपने स्तर पर भी कर सकती है। कार्बन टैक्स, इसमें कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधनों के कार्बन मात्रा में प्रत्यक्ष कर लगाकर संतुलित करने का प्रयास। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, यहाँ क्रेडिटिंग मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें हम लोग किसी परियोजना जैसे जंगल लगाना, लैंडफिल से मीथेन पकड़ना से प्राप्त उत्सर्जन में कमी के लिए क्रेडिट जारी करते हैं, जिन्हें कंपनियां अपनी जिम्मेदारी संतुलन बनाने के लिए भी खरीद सकती है, और यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को क्या कर सकती है, सृजित कर सकती है। इस तरह के भारत की स्थिति में बात करें तो 2024 तक भारत सरकार ने अपने नियोजित ETS, जो हमारा कार्बन उत्सर्जन हमारा एनिमेशन ट्रेडिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा भारत का ETS रेट आधारित होगा, यानी इसमें उत्सर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रदर्शन मानक तय किए जाएंगे, जिसके अनुसार कंपनियों को उसमें शुद्ध उत्सर्जन को सीमित करना होगा। अर्थात कंपनी को जवाबदेही इसलिए यह बनाया गया कि आप है ना शुद्ध उत्सर्जन के लिए अपने प्रौद्योगिकियों को डेवलप करो, हम तुमको टैक्स अतिरिक्त नहीं लेंगे, उसके लिए तुम इनोवेशन पर खर्च करो, R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो प्रौद्योगिकियों पर, जिसके माध्यम से आप है ना ऑटोमेटिक एक समय के बाद कार्बन उत्सर्जन कम करोगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करोगे। इस तरीके भारत नीति अपनाता है। वहीं हम बात करें 2005 में केवल 5 कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र थे, और 2025 तक अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वह अभी में 80 हो गई, जिसमें वर्तमान जो 43 कार्बन टैक्स है और 37 ETS दुनिया भर में कार्यरत है, यह याद रखिएगा। तो इस तरीके कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र 80 कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में। यह तंत्र मिलकर $100 अरब, ध्यान रखिएगा $100 अरब क्या कर रहा है, अधिक राजस्व एक उत्पन्न कर रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जा रहे हैं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। कार्बन मूल्य निर्धारण का सबसे अधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में, उसके बाद उद्योग में, खनन में, भवन निर्माण में, भूमि परिवहन में, हवाई क्षेत्रों में हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में इसका उपयोग सबसे ज्यादा इसलिए किया जा रहा है, आपको पता हम ऊर्जा अधिक, बहुत से देश है अभी भी ऊर्जा उत्पादन के जीवाश्म ईंधन तकनीक पर डेवलप है या उस पर निर्भर है। तो इसलिए ऊर्जा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, ताकि नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम नए नए नवाचार को प्राप्त कर पाए। इसी तरीके से याद रखना है
स्वैच्छिक बनाम बाध्यकारी बाजार एक कॉन्सेप्ट है इसी में। बाध्यकारी बाजार ये कंपलसरी मार्केट क्या है, तो ध्यान रखिए जैसे घरेलू ईटीएस जो कोरिसिया ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय विमानन है, और पेरिस समझौते के तहत निर्धारित राष्ट्रीय योगदान आपको एनडीसी अर्थात नेशनल स्तर पर आपको यह एक संस्था बना के काम करना होगा अपने यहाँ अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए अर्थात जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के लिए एक संस्था, जैसे भारत भी अपने एनडीसी बनाए हुए नेशनल लेवल पर। अब स्वैच्छिक बाजार है, ध्यान रखिएगा जहां पर निजी कंपनियां स्वतंत्र प्रमाणन संस्थाएं जिसे बीरा गोल्ड स्टैंडर्ड्स जैसे क्रेडिट खरीद कर अपने उत्सर्जन को संतुलित करती है। तो स्वैच्छिक बाजार भी जो निजी क्षेत्रों के हाथों में है वो भी इसका लाभ ले सकती है, अपने अपने निजी क्षेत्रों में इसका उपयोग कर अधिक कार्बन टैक्स प्राप्त करके क्या कर सकती है, छूट प्राप्त करके उसके लिए नई प्रौद्योगिकियों में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसका कुल मकसद यही होता है कि कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों को कम कर सके या जलवायु परिवर्तन को हम सहयोग कर सके, ये मूल उद्देश्य होता है इसका। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट जो अभी हाल में आई है प्राइसिंग रिपोर्ट, कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है। वैश्विक घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 2/3 अब कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत आता है, क्या यह कथन सही है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 28% कार्बन उस मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत आता है, क्या यह कथन सही है। भारत, ब्राजील, तुर्की जैसे देश पहले से पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स को लागू कर चुके हैं, तो क्या यह कथन सही है। तो ऑप्शन दिया गया है, कूट दिया गया है कि ऑप्शन ए में केवल 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो आपको याद रखना है, सबसे उपयुक्त उत्तर ढूंढना है। यहाँ पर अच्छे से पेशेंस से प्रश्न को पढ़िएगा, समय दे के चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, कार्बन प्राइसिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है। तो यहाँ पर भी उपयुक्त उत्तर आपको ढूंढना है। कार्बन डाइऑक्साइड के उद्योगों में उत्पन्न होने से रोकना है, कार्बन उत्सर्जन को एक आर्थिक लागत के साथ जोड़ना है, ग्रीन हाउस गैस को पूरी तरह से समाप्त करना है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनुदान देना है। तो यहाँ भी आपको सबसे उपयुक्त उत्तर देना, आज के क्लास में सबसे उपयुक्त उत्तर ही ढूंढना है। ये नहीं हो सकता आपको लगेगा ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, पर इन सभी में सबसे ज्यादा सही उत्तर कौन सा हो सकता है, ये उत्तर देना आप लोगों को। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग रीजनिंग भी तौर पर भी देख लेंगे आप लोगों का उत्तर कैसा आता है। देखिए उत्थान सीरीज चल रहा है हम लोग के संस्थान में, हम लोग के प्लेटफॉर्म पर। जो बच्चे 71 जो देंगे 71 देंगे, ध्यान रखिए उनको सफलता प्राप्त करना है, तो इस सीरीज से रेगुलर बेसिस पर जोड़िए, जहां पर हम लोग लगातार आप लोगों को टारगेटेड अप्रोच दे रहे हैं, टारगेट टॉपिक देते हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए आपको इवनिंग में 8 PM में उपलब्ध कराया जाता है गूगल फॉर्म, उसके बाद इसके PDF भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा इसके बाद गूगल मीट आप लोग अरेंज किया जाता है। इस सीरीज में हम लोग कम से कम 3500 क्वेश्चन है ना रिवीजन कर लेंगे, और घटना चक्र BPSC PYQ को स्पेशल फोकस किया गया है। और ध्यान रखिएगा करेंट अफेयर्स का स्पेशल क्लासेस भी इसके साथ अप्रोच की जाएगी। मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट की थ्योरी पर हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं। आप सभी बच्चे इसमें जुड़िए, जो आप 71वीं BPSC इस बार देंगे, PD देंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, आप जरूर इनरोल होइए, दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप चीजों को सुनिश्चित कर पाए। क्लियर है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए GS रिमाइंडर सीरीज भी है, अभी 33% ऑफ चल रहा है, आप इसे जरूर परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए, ऐप पर जाइए, युक्ति इसका ऐप पर जाइए और वहां से प्राप्त कर सकते सारी जानकारी। क्लियर है। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में सभी चीजें उपलब्ध कराई गई है, या विजिट कर लीजिएगा www.yuktis.in पर, आप वहां भी हमें देख सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, हम फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।